हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम आपके साथ इस साल के दूसरे हफ्ते में साइबर क्राइम पर बात कर रहे हैं। साइबर क्राइम फंसना और बचना दोनों अपने हाथ में है। रिजर्व बैंक से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने संबंधित संस्थान हैं वो सब एडवर्टाइज कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि कैसे आप फंस सकते हैं और कैसे आप बच सकते हैं। प्राइवेट संस्थान भी विज्ञापन इस तरह के देने लगे हैं, बैंक्स वगैरह। बैंक से लगातार मैसेज आते रहते हैं क्या करना है नहीं करना है, वो तो है ही। इन कानून की बात में जो हम आपके साथ रूबरू होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको न्याय इस कारण से नहीं मिल पा रहा है, हासिल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पहुंच नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की मिलीजुली ताकत से एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकार, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जिला स्तर तक और जहाँ अनुमंडल है वहाँ अनुमंडल स्तर तक वो काम करती है। पर गांव में भी काम करती है, उसके पीएलबीज जाते हैं। आप उनकी मदद से आप अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप महिलाएं हैं, किसी भी ये वर्ग से आती हों, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, या अगर आपकी आमदनी 3 लाख रुपए महीने सालाना से कम है, वैसी स्थिति में आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की कानूनी लड़ाई आप लड़ सकते हैं। वकील के खर्चे से लेकर के स्टाम्प ड्यूटी वगैरह के सारे खर्चे वहाँ से उपलब्ध होंगे। ये हम आपको हर बार हर एपिसोड में समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। साइबर क्राइम पर पहले भी कई टॉपिक पर हम लोग बात कर चुके हैं, आज फिर हम बात कर रहे हैं। बात करने का मतलब ये है कि आप जो सुनिए उसको गुनिए। और हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं वो झारखंड के डीजीपी रह चुके हैं और इस पर उनका काम है, एक्सपर्टी है, तो वो बताएंगे रिजर्व बैंक, दूसरे बैंक्स, सरकार जो बता रही है उसके इतर कि साइबर क्राइम है क्या और कैसे इससे बच सकते हैं, और अगर फंस गए तब उपाय क्या है। हमारे साथ हैं अशोक कुमार सिन्हा जी, पूर्व डीजीपी और झालसा के मध्यस्थ। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो पहले हम लोग बात करेंगे साइबर क्राइम क्या है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा तो आगे बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जी हाँ जी। जब से इंटरनेट का बढ़ोतरी हुआ है और लगभग अच्छा खासा मेजॉरिटी जो हमारे पॉपुलेशन का, भारतीय पॉपुलेशन का, अनेक अन्य देशों के पॉपुलेशन का, सबके पास अब करीब करीब इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो धीरे धीरे इंटरनेट पर चले गए हैं। जैसे हमारे यहाँ भारतवर्ष में यूपीआई बहुत कॉमन हो गया है। और नारियल पानी पीना है तो दे दीजिए, सिंघाड़ा खाना है तब भी दे दीजिए, बिल्कुल। सब्जी खरीदना है तो आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। इसी तरह के बहुत सारे और चीज़ हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, जैसे व्हाट्सएप है या अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारा हमारा जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो शिफ्ट हो गया है सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर। तो उसमें क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल सब जो है इंटरनेट में जहाँ जहाँ लूप होल है ये प्लेटफॉर्म में या इस प्रक्रिया में, उस लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं और उससे आर्थिक सामाजिक क्षति जो है विक्टिम जो उनके हैं उनको होता है। तो इसमें ज़रूरी है कि जानना कि क्या क्या हो सकता है और उसे किस तरह से बचा जा सकता है।
आजकल साइबर क्राइम का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। उदाहरणतः पिछले साल हर महीने 7,000 केस भारतवर्ष में दर्ज होते थे और उसमें कुल जो आर्थिक क्षति हुई जो उसके भुक्तभोगी हैं वो करीब 1200 करोड़ का हुआ एक वर्ष में। उसमें ये अच्छी बात है कि इन्वेस्टिगेशन होता है, केसेस होते हैं और उस 1200 करोड़ में अब तक करीब 225 करोड़ रिकवरी हो चुका है और भी रिकवरी होगा। मुख्यतः जो साइबर क्राइम है वो कुछ खास तरीके के होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया है डिजिटल अरेस्ट कि कोई किसी को फ़ोन करता हम उधर आएंगे। पहले जी। एक वो है कि सरकार ने भी एक नंबर दे रखा है जी, अच्छा 1930 1930 जी हाँ जी कि जैसे आपको लगे कि आप साइबर क्राइम में फंसे, आप वहाँ पर कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी करना है, मेल डालिए जी। और मेल डालने से तुरंत वो एक्टिवेट हो जाएगा। जी दूसरे की बैंक से अगर आपको फ्रॉड होता है तो आप वेरी नेक्स्ट डे, कम से कम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खबर करिए, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे तो खबर कर ही दीजिए। जी हाँ जी और तीसरी ये कि बैंक्स कभी भी फ़ोन कॉल करके आपको नहीं पूछती हैं जब राइट कि आपको केवाईसी का क्या है, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। पिन कोड क्या है। तो ये सारी बात। चीज़ें भी अलर्ट रहने की जरूरत है, जो रिजर्व बैंक कह रहा है और एकदम। दूसरे बैंक्स कह रहे हैं। Definitely। बड़े स्टार प्रचार कर रहे हैं इसका। जी इसमें जैसे आपने 1930 नंबर का चर्चा किया, सरकार और प्राइवेट बैंक और अन्य संस्थान जो है काफ़ी इसमें डायनेमिक है, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं और 1930 जो है ये ऑल इंडिया नंबर है। आपको कोई भी इस तरह का शंका हुआ हो कि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो आप तुरंत इस पर खबर कीजिए और वो अपना प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे जो कि आगे कार्रवाई होगा। 1930 में एक झारखंड का बहुत फ़ख्र का बात है कि पूरे इंडिया का जो 1930 का जो आता है होम मिनिस्ट्री में, वो पूरा कॉल को हैंडल करता है झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस। ये सभी कॉल आते हैं झारखंड पुलिस के पोर्टल में। अच्छा और झारखंड पुलिस ने इस पोर्टल का एक्सेस बाकी सभी राज्यों को दिया है। अच्छा। तो जहाँ आता है वो राज्य अपना ऑनलाइन रहता है। इसलिए कि और देखता शुरू है भी कि यहीं से हमारे- हुआ था, झारखंड से। जामताड़ा और पाकुड़। जामताड़ा थोड़ा प्रचलित हो गया था। तो उसमें वो 1930 से है और प्लस इसमें झारखंड में जो केसेस की संख्या जैसे हुए हैं पिछले साल कुल मिला के 1300 केस हुआ है साइबर क्राइम का, जिसमें 7,000 में 1300 अकेले यहाँ झारखंड में। नहीं 7,000 है वो ऑल इंडिया फिगर है, ऑल इंडिया पर मंथ है। पर मंथ है जी अच्छा। तो अगर 12 से कर दीजिए तो करीब बहुत 85,000 हो गया। उसमें झारखंड में मात्र 1300 केसेस हुए हैं पूरे साल में और उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, केस फाइल हुए और उसमें अब तक कुल लगभग 971 एक्यूज जो है अरेस्ट हुए हैं और रिकवरी भी काफ़ी हुआ है। तो मुख्य जो समारत है उस पर डिजिटल अरेस्ट पर जो मुख्य जो इसके ये हैं तरीके, डिजिटल अरेस्ट में होता है कि कोई किसी को फ़ोन करता है, कभी कोई वीडियो कॉल करता है कि आपके कोई परिचित या परिवार के सदस्य जो है या तो उन पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का आशंका है और वो कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकली इतना धमका दें उस विक्टिम को कि तुरंत को कार्रवाई कर कहे कि भैया इनको अगर छोड़ना है तो बेल देंगे, तो उसके लिए आपको 2 लाख तुरंत इस नंबर में कीजिए और अपना फ़ोन मत रखिए। कभी वीडियो कॉल आएगा जो कि पुलिस के वर्दी में या कस्टम्स के वर्दी में इस तरह का करते हैं। और जैसे हाल में ही रांची का एक केस का उदाहरण देंगे कि एक रिटायर्ड इंजीनियर है, उनको फ़ोन आया, उनका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बाहर, तो उनका फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है अरेस्ट हो गया है कुछ फ्रॉड में, तो अभी जेल में है और आप इसी वक्त अभी 5 लाख हमको भेजिए इस अकाउंट में वरना उसको हम लोग जेल भेज देंगे। तो ये थोड़ा घबरा गए, थोड़ा उम्रदार थे, इनको आइडिया भी नहीं था। तो ये इन्होंने हड़बड़ी में बोला हमारे पास तो अभी 2 ही लाख है, इन्होंने 2 लाख ट्रांसफ़र कर दिया उसी समय। तब तक इनकी पत्नी आई, देखी क्या हो रहा है, बोले रुकिए हमको पहले बात करने दीजिए। उन्होंने बेटे को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाया, बेटा बोला कुछ नहीं हम तो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। तब इनको पता चला कि ये स्थिति है, फिर उन्होंने केस किया और कार्रवाई चल रही है। इस तरह का घटना होता है। इससे बचने के लिए बहुत सारा पब्लिसिटी हो रहा है आजकल गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई पुलिस ऑफिसर या इनकम टैक्स का ऑफिसर या कस्टम्स का ऑफिसर फ़ोन करके या वीडियो कॉल करके
आपको बोले कि फलना को अरेस्ट किया गया है या आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप हिलिए मत, और आप और इतना पैसा आप तुरंत भेजिए, नहीं तो फिर आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल इमेजिनरी है, ऐसा होता नहीं है, ना कानून है, कोई प्रक्रिया है। तो इस तरह का कोई भी फ़ोन आया तो एक तो बात मत कीजिए, और दूसरा इसको रिपोर्ट कर दीजिए वहीं 1930 में, तो वो कार्रवाई स्वतः स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट, और ये तो मुख्य, चूँकि आजकल बहुत चर्चित है। दूसरा होता है, एक बहुत कॉमन है कि OTP प्राप्त करना। उसमें अक्सर जो अधिक उम्र के लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अलर्टनेस नहीं है इस मामले में, तो वो कोई फ़ोन आया कि भैया आपके ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं आपका KYC ख़त्म हो गया, कीजिए नहीं तो आपका बैंक ये जो है तुरंत बंद हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा। और उसमें होता है कुछ लोग, मतलब 1000 में एक होते हैं या 2000 में एक होते होंगे, वो बोले, घबरा जाते हैं कि ठीक है तो क्या करना है, तो बोले ये अभी एक अपना डेबिट कार्ड का ज़रा नंबर पहले बताइए, और फिर अभी OTP एक आएगा वो बताइए, तो वो होते होते इनका पैसा निकल जाता है। इसके लिए बस जानकारी और अलर्टनेस चाहिए। इसमें बैंक ने यह किया है कि अगर KYC चाहिए तो बैंक मैसेज भेज करके कहता है कि आप अपने निकटतम ब्रांच से संपर्क करिए और वहाँ जाके KYC अपडेट करिए। जी हाँ, वो करें। प्लस और बैंक यह भी कहता रहा है, लगातार कह रहा है बैंक, कि हमारे यहाँ से कोई फ़ोन आपको नहीं जाता है। और एक चीज़ तो हो ही सकता है कि पिछले 10 साल से करीब हम लोग कर रहे हैं, हमको लगता है 2 साल से 3 साल से साइबर क्राइम पर भी कर रहे हैं, कि एक बात तो हो सकती है कि अगर बैंक फ़ोन कर रहा है तो आप कहीं हैं बाहर में, तो बोल दे कि भाई अभी हमको समय नहीं है, हम बाहर हैं, वहाँ से आएंगे तो हम अपना ब्रांच में जाकर के मिल लेंगे। या आपके पास उपाय है कि ठीक है भाई हम आते हैं ब्रांच में, आप रख दीजिए, यह हमारी ड्यूटी, हम अपना करा लेंगे। तो यहाँ बचने की गुंजाइश है कि तुरंत उससे निपट पाइए। इसमें कि एक तो बैंक अगर फ़ोन भी आता है कि आपका KYC ड्यू है, तो बैंक कभी भी आपसे कोई डिटेल नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगता कि डेबिट कार्ड का नंबर दीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ सूचित करेगा आपको कि KYC आपका ड्यू हो गया, आप आके यहाँ कर लीजिए। और अभी जो हो गया है कि हमेशा वो ब्रांच में ही जाके आपको करना होता है, तो इसमें तो आप सेफ हैं। तो इसलिए KYC बैंक से और भी कोई भी संस्थान से आता है, कोई रिएक्ट मत कीजिए, सुन लीजिए, बंद कीजिए, या बात नहीं भी कर सकते हैं, मैंने कोशिश करी कि बात कम से कम करिए, जितना जल्दी स्टॉप कर सकते हैं उतना जल्दी स्टॉप करिए। सुन लीजिए, उसको काट दीजिए उसको। बैंक का हो तो भी आप जाके ब्रांच से मिल लीजिए। ठीक है, तो जाना है आपको, इन केस KYC तो आपको ब्रांच में जाके बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक हो गया OTP स्कैम, इसको बोलते हैं। और फिर कुछ और है थोड़ा सा। OTP स्कैम जो है मार्केटिंग पर खास करके होती है क्या? खास करके मार्केटिंग में होता है, उसको बोलते हैं, वो उसका नाम है एल्गोरिदम मैनिपुलेशन। जी। ये होता है कि जैसे कि बहुत सारा, ये इसमें जनरली संस्थान को घाटा होता है और टारगेट किया जाता है। जैसे कोई एक संस्थान है या कोई प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ये घुस जाएंगे, और जैसे रैंकिंग होता है कुछ चीज़ का, कोई एक मार्केट प्लेस है कि आप ये खरीदिए, वो खरीदिए, ये खरीदिए, तो ये घुस के उसमें ऐसा मैनिपुलेट कर देंगे उसको, वो प्रोग्राम डाल देते हैं उस सिस्टम में कि वो आपके सामने हमेशा जब आप खोलिएगा वही प्रोडक्ट आएगा। अच्छा। तो मनुष्य का टेंडेंसी है कि 10 बार देखिए और लगेगा कि नहीं यही चीज़ होगा, बस वो पुश कर रहा है आपको। तो इसमें जनरली वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है, ऐप्स है, वो अफेक्ट होते हैं। ये भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। एक और चीज़ है ना शायद वो, कि गूगल से ही जो खरीदना है आपको, ऐप जो लेना है, आप गूगल से ही ऐप लीजिए। नहीं, देखिए उसमें 2-3 चीज़ है। दूसरे की HTTP शायद है कि जहाँ HTTP नहीं है, मतलब कि उस पर सावधान। वो उसका एक्चुअली ये शुरू होता है जो सिक्योर साइट है, जहाँ की आप सामान लेंगे, पे करेंगे, वहाँ HTTPS होता है। HTTP हो गया कि वो तो हर वेबसाइट में HTTP मिलेगा। S का मतलब कि वो सिक्योर है। और उतना ही नहीं, अगर आपको शंका भी है तो उसमें क्या कीजिए कि उसको आप क्लिक कीजिए, एक ताला का एक फिगर आता है, उसमें क्लिक कीजिएगा तो नीचे खुलेगा कि भाई सर्टिफिकेट इनका जेन्युइन है, और दोबारा क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए कोई एक फलना बैंक का साइट है, तो उसमें आएगा कि ये सर्टिफिकेट जो है ये दिया हुआ है फलना बैंक को। अगर वो जेन्युइन साइट नहीं है तो सर्टिफिकेट का कोई चर्चा नहीं है, किसी और को दिया हुआ होगा, तो वो चेक कर लिया, उसे 100% आप सर्टेन हो जाएंगे। क्योंकि उससे अटैच्ड एक और फिशिंग एक सिस्टम होता है कि एक कोई, मान लीजिए कोई बैंक है ABCD, तो ये क्या करेगा कि उसके नाम बिल्कुल बैंक के जैसा वो बना दिया जाएगा उसको, और उसमें थोड़ा सा एक वर्ड खाली इधर उधर कर देगा,
अब देखने वाला तो हमेशा स्पेलिंग चेक नहीं नहीं करता है, करेगा। तो समझ आया कि बैंक का ही जैसे है। पानी के बोतल में बिस्लरी का एस हटा हाँ दीजिए। बस कुछ भी थोड़ा आगे भी बहुत सारा एग्जाम्पल आया है इस तरह का। तो वो करने पर क्या होता है, वो चला जाता है। फिर जो नॉर्मल जो बैंक एक्टिविटी होता है कि अपना यूज़र नेम डालता है, पासवर्ड डालता है, तो बस वो पूरा उनको मिल गया। जी जी। तो उससे फिशिंग इसको बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो होता है उसको आप चेक कर लीजिए। तो ये बेस्ट उपाय वही है। फिर दूसरा एक होता है कि बहुत सारा मार्केटिंग का एक चीज़ आता है कि फल्ला फल्ला कोई मैसेज आएगा आपके फ़ोन में या लैपटॉप में, और नीचे में एक लिंक दिया रहेगा, इस लिंक को आप क्लिक कीजिए तो आपका फल्ला इसमें चला जाएगा। तो अननोन नंबर से जो लिंक आता है तो उससे कभी भी उस लिंक में क्लिक नहीं करना चाहिए। बहुत सारा एग्जैक्ट फाइल बोलते हैं उसको, जैसे APK होता है, उसको क्लिक कीजिएगा तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है आपके फ़ोन में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड होने के बाद आप का डेटा आराम से पूरा, मतलब आपका फ़ोन का डेटा है उसके अवेलेबल है तो आपका डेटा निकाल लेगा। तो उससे बचने के लिए वो भी करना चाहिए। फिर एक और होता है आजकल इलीगल लोन का बहुत सारा धंधा चल रहा है, वो भी साइबर क्राइम में आता है। उसमें होता है कि कुछ जेन्युइन ऐसे कंपनी है जो लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। उसमें दो गड़बड़ी लोग करता है। एक तो उससे मिलता जुलता एक कंपनी खोल देगा, अच्छा जिसको नीड होता है पैसे का, तो डेस्परेट होता है, खोला बोला इतना आप तुरंत लीजिए और 10 मिनट में उसे आपको मिल जाता है लोन। तो लोन तो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहेगा, महीने में 20% रहेगा, और लोन होने के करीब 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद उसके गुंडे टाइप के प्राणी जो है वो आते हैं आपके पास। अच्छा। या ऑनलाइन शुरू करते हैं कि तुरंत पैसा लौटाओ इसको, ये तो ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर तुम्हारा आपत्तिजनक फ़ोटो हम डाल देंगे इंटरनेट पर तो तुरंत पैसा दो। तो ये हरासमेंट भी है और एक तरह का लूट भी है। तो ये भी काफ़ी होता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर लोन ही लेना है तो आप बैंक से लीजिए, छोटा भी लोन लेना बैंक में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगता है। बैंक तो छोटे लोन देने लगे हैं बहुत इजीली, कंपैरेटिवली पहले के तुलना में इतना उदार हुए हैं इस मामले में कि वो 1000-2000 रुपये भी लोन देने लगे हैं। तो इसलिए जो भी लेना है जैसा भी लेना आप बैंक से ही लें। ये जो इलीगल लेंडिंग जो ये है बीच में जो चला, भारतवर्ष में एक सबसे टॉप लेवल का जो संस्थान है इसके लिए, वो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जी, हर चीज़ को ये 1930 भी वहीं देखता है। इसमें ही बहुत सारा इस तरह का फिशिंग साइट्स जो है पिछले साल करीब 300 से ऊपर साइट को डिटेक्ट करके उसको बंद किया गया जी। फिर ये जो इलीगल लेंडिंग वाला जो साइट्स है इसको डिटेक्ट करके करीब 80 ऐसे साइट को बंद किया गया पिछले साल। तो कार्रवाई तो हो रही है। तो मुख्यतः यही सब आपको इस जितना भी ये साइबर क्राइम होता है उसमें 85% जो होता है वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वाला होता है, पैसा लेने के लिए। इसके बाकी जो 15% लगभग है वो है हरासमेंट के लिए, स्टॉकिंग के लिए, किसी को परेशान करने के लिए वो होता है, वो भी होता है। तो उसमें होता है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है सॉरी, तो फेसबुक क्या है, तो ओपन प्लेटफॉर्म है। तो उसमें अगर आप बहुत सारे प्राइवेसी वाले प्रबंध नहीं करते हैं तो इट्स ओपन टू एवरीवन, तो हर कोई ले लेता है। और आजकल क्या हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद आपका कोई फ़ोटो या लेके वीडियो बना सकता है कोई, उससे आपका आवाज़ लेके उसका आपका आवाज़ यूज़ कर सकता है किसी भी चीज़ में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स जो है तो उसको इस तरह के प्लेटफॉर्म में डालना में थोड़ा सा क्या बोलें उसको रेस्ट्रिक्ट करें, कम डालें, ताकि इस तरह का भी होता है कि हो सकता है कोई अगर एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो आपके जो सोशल मीडिया के जितना में आप डिटेल्स डाले हैं उससे आपका पूरा डाटा ले लाइफ हिस्ट्री डेटा सब कुछ ले सकता है। तो उसको थोड़ा सोच समझ के और रेस्ट्रिक्ट करके डेटा अपना पर्सनल डिटेल्स उसमें डालना चाहिए। तो ये सभी क्या बोलिए अलर्टनेस रखने पर तब आप बाय एंड लार्ज बच सकते हैं साइबर क्राइम से। एक और है जो खास करके फ़ोन आता है और फ़ोन आते ही वीडियो कॉल आता है, एक तो लिखा रहता है स्पाज्म, अच्छा, लाल वो फ़ोन आता है। गवर्नमेंट ने भी कई वो कर रखा है कि अगर इस तरह के फ़ोन आते हैं जो अननोन हैं तो आप
कोशिश करिए कि उसको अवॉइड करिए या आप उसको रिंग करिए। जी, वीडियो कॉल अननोन नंबर से कभी नहीं उठाना चाहिए। उसमें होता है कि अननोन नंबर से आया, आपने उठा लिया, आपका चेहरा तो आ गया, तो आपका चेहरा का पिक्चर तो उसके पास आ गया, आप कुछ बोलिएगा हेलो या कुछ भी, आपकी आवाज़ भी आ गई। अब अभी जो स्थिति है कि आपका आवाज़ और आपका चेहरा लेके कुछ भी मिसयूज़ कर सकता है उसका, तो वीडियो कॉल कभी नहीं उठाना चाहिए। वो नोन नंबर है उसी से सिर्फ उठाइए, अननोन नंबर से मत उठाइए, उसमें नॉर्मल कॉल कीजिए। तो ये जो लाल वाला आता है या गवर्नमेंट कहती है कि ये कोई इंटरनेशनल कॉल अगर आपको आता है तो उस क्या है, वो क्या है? इंटरनेशनल जो बहुत सारे साइबर क्रिमिनल हैं कुछ जगह में कंसंट्रेटेड भी हैं और कुछ देश में, विशेष देश में, तो वहाँ से जो कॉल आता है तो 100% वो कुछ ना कुछ साइबर क्राइम करने के लिए ही आता है, तो उसको अवॉइड कीजिए, पिकअप मत कीजिए। अननोन नंबर है, पिकअप करते हैं तो मान लीजिए 2 मिनट सुन ही लिए क्या बोल रहा है, उसका तुरंत काट दीजिए उसको। तो बेसिकली है कॉमन सेंस और अलर्टनेस रखना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि अवार्ड, कि आपको ये अवार्ड मिला तो उस अवार्ड के पीछे आप अपना डिटेल दीजिए ताकि हम उस अवार्ड पर छपवा सकें आपका सर्टिफिकेट जो है और आपको वो दे सके। वो क्या है? ये अवार्ड में तो भाई कोई भी नॉर्मल आदमी इस ट्रैप में नहीं फंसेगा। सडनली एक कोई आता है कि आपको फलना फलना इस तरह का अवार्ड दिया हुआ है, क्यों दिया गया, पहले तो ये हमको ये सोचना है ना। बोल रहे हैं जी कि बैकग्राउंड जब आपको नहीं पता है, आउट ऑफ द ब्लू को सडनली कोई आगे बोला आपको हम अवार्ड दे रहे हैं जिसमें कोई पूर्व कोई आपका कोई जानकारी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन उसके साथ नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो अवार्ड आपको क्यों देगा? तो इसमें बहुत रेयर लोग फंसता है कि दीजिए इतना फीस है, वो है, इतना जमा कीजिए तब आपको दे देंगे या डिटेल्स दे दीजिए। नहीं, वैसे तो ये चल ही रहा है जी। दिल्ली में ये बड़े पैमाने पर इस तरह का अवार्ड चलता रहता है, 25,000 रुपया दीजिए और वहाँ से कोई रत्न लेकर के उसमें एक्चुअल अवार्ड भी दे देता है। दे भी देता है। अब बड़े किसी नेता को, बड़े किसी को बुला भी लाता है जो रिटायर्ड हैं, उसमें से किसी को बुला भी ले आया और ला करके वहाँ पर अवार्ड दिला दिया और लोग आकर के आप छपवा करके अपना गदगद हैं। अब इसमें क्या बोले आपको बोले कि आपको अवार्ड दे रहे हैं, आपको बहुत हार्दिक इच्छा है कि हम अवार्ड ले ही लें, तो जाके ले ही लीजिएगा आप। वही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से अगर आता है, अब जैसे कि एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है, आपने भी देखी हो कई बार, रीडर्स डाइजेस्ट, कई बार उसके नाम से हमारे पास आया। अच्छा, क्या आपको रेंडमली सेलेक्ट किया गया है? अरे भाई तुम कैसे सेलेक्ट कर लिए? ऐसा रैंडम कुछ नहीं होता है। नहीं, कई बार इस तरह का आया और हमने उसको बंद ही कर दिया, बंद कर दिया कि भाई छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, जितने अवार्ड है वही बहुत है, अब आगे लेके क्या करेंगे। इसका थ्योरी है कि वो लोग जो इस तरह का क्रिमिनल है उसको ह्यूमन साइकोलॉजी का थोड़ा जानकारी अच्छा होता है, वो जानता है कि किसका वीकनेस क्या है और उसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है। जैसे अवार्ड वाली बात है, सबको अच्छा लगता है कि भाई को अवार्ड मिले या लोग जाने हमको, तो वैसा आदमी को पहचान के ट्राई करता है। 10 आदमी को किया, पता चला एक आदमी उसमें फंस गया तो उसका काम तो निकल गया। और ये इतना आसान काम है कि भाई तो फ़ोन ही लगाना है, तो अगर एक क्रिमिनल का कहना था कि हम 2000-3000 फ़ोन में अगर एक आदमी फंस जाता है तो हमारा पूरा मेहनत जस्टिफाई हो गया। इस मामले में अगर कोई फंस गया जी, तो इसमें विधिक सेवा प्राधिकार जो है क्या मदद कर सकता है, कैसे मदद ले सकते हैं? इसमें सेटअप ऐसा है कि झारखंड में अब तक कुल 18 साइबर क्राइम थाना है। अच्छा, उसके अलावा हर थाना में ये केस दर्ज हो सकता है। ये केस होता है 2 कानून में, पहला है आईटी कानून जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें होता है प्राइमरली, और जो भारतीय न्याय संहिता है उसके भी कुछ सेक्शन है जो लगते हैं। तो बेटर है कि निकट जो भी साइबर क्राइम का थाना है उसमें दर्ज करें, क्योंकि वो स्पेशलाइज करते हैं। अगर आसपास नहीं है या आपको जानकारी नहीं है तो कोई भी थाना में जाके आप दर्ज कर दीजिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा या साइबर क्राइम थाने को दे देगा वो, तो आपका हो जाएगा। इसमें अलग से कोई इसमें आपको मेहनत या कुछ ऐसे करना। थाना पुलिस से बचना चाहते हैं तो आपके पास 1930 को खबर कर 1930 को खबर कर दीजिए, बैठे बैठे आपका हो जाएगा। वो डिटेल आपसे ले लेगा, फिर कार्रवाई हो जाएगा उसमें। नहीं, इसमें पुलिस कितनी अटेंटिव है कि जो ये कंप्लेन करने जाते हैं उनके कंप्लेन का कॉग्निजेंस लेना और उस पर तुरंत कार्रवाई करना। बहुत अटेंटिव है। इसी के लिए अलग से स्पेसिफिकली, इसी के लिए जब साइबर क्राइम के
केसेस बढ़ रहे थे। इसी के लिए हुआ कि साइबर क्राइम का थाना अलग से खोला जाए। तो झारखंड में अभी 18 खुल गया है, अभी और खुलना है। तो ऑलमोस्ट हर जगह साइबर क्राइम का अलग से थाना भी होगा। तो अटेंडेड काफ़ी है, फोकस्ड काफ़ी इसमें है और कार्रवाई भी काफ़ी होता है। नहीं, एक तो है कि हम जिस युग में हैं उस युग में बगैर डिजिटल हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सिंपल बैंक अकाउंट खोलना है या सिम कार्ड लेना है तब भी हमको नंबर कोई देना है जी या कोई जो पहचान पत्र है वो देना है। जी जी। पहचान पत्र देने और पहचान पत्र लेने में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या? मान लीजिए कि हम सिम खरीदने जा रहे हैं जी। और हमसे आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है कि आप आधार, सबसे आसान है आधार से लेना है, आधार सबके पॉकेट में रहता है। तो वहाँ क्या करना चाहिए कि आधार जो हम दे रहे हैं फोटोकॉपी उसका इस्तेमाल, वो अब तो फोटो ही खींच लेता है, अब तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो फोटो खींच लेता है। वो फोटो एक बीच में आया था कि आधार को आप मास्क कर दीजिए, लास्ट जो 4 अंक है उसका एक प्रक्रिया शुरू हुआ था, कहीं कहीं हुआ था, उसकी एग्जैक्टली है कि नहीं, सब जगह हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आधार का फोटो जब खींच लिया डिटेल तो सब उसी के पास है, सब तो उसके पास आ गया और वो जो भेजेगा वहाँ। लेकिन ये भी है कि जो आधार UIDAI है, जैसे वेरिफिकेशन के लिए उसके पास जाता है तो फर्दर कोई उसको डिटेल नहीं देता है, जो ऑलरेडी कार्ड में है उतना ही है। तो कार्ड में है नहीं, कार्ड में जितना है आप तो कह रहे हैं ना कि जो उस्ताद आए हैं इसको करने वाले वो जो उस्तादी दिखाते हैं वही उनके लिए काफ़ी है। नहीं, आधार बहुत डेलिकेट एक्चुअली नहीं, कुछ भी डॉक्यूमेंट है। अभी तो सब कुछ हमारा आधार से जुड़ा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस तक आधार से जुड़ा हुआ है, पैन कार्ड हमारा आधार से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, वोटर ID कार्ड आधार से जुड़ा हुआ है। वही कहने का मतलब वही था कि जैसे कि किसी ने फोटो ले लिया आपका आधार का और मान लीजिए सिम कार्ड आप ले रहे हैं, वो फिर भेजता है, वो जो कंपनी के थ्रू भेजता है UIDAI में। UIDAI सिर्फ इतना ही बोलता है कि ये जो व्यक्ति है ये जेन्युइन है, ये इन्हीं का आधार है। तो उसके फर्दर ऐसा नहीं कि फिर उसके आधार पर आपको पैन कार्ड का डिटेल उसको मिल जाएगा या कोई ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल मिल जाएगा। UIDAI कोई उसको डिटेल नहीं देगा फर्दर, वो बस इतना ही वेरीफाई करेगा कि ये आदमी जेन्युइन है और ये कार्ड जो है इसी का है, दैट इज ऑल। नहीं, गवर्नमेंट के बहुत सारे साइट्स जो हैं वो भी चुरा लेते हैं। जी जी। हम बात करेंगे इस मुद्दे पर अगली बार के एपिसोड में, क्योंकि समय हमारा निश्चित है तो इसलिए समय खत्म हो रहा है। DGP साहब ने जो बताया, आपने जो सुना और जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तरह तरह के, उनको भी सुना, तो उससे आप गुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि लालच में मत फंसिए। पहला काम तो ये करिए, दूसरे के अननोन कॉल से बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचिए, और डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आज बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।